Hello all of you. How are you? Welcome to Edugrown. I am Shruti, your economics educator. So how are you all? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स की? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए. और एडुग्रोन ने आपकी अगर बिल्कुल भी थोड़ी सी भी हेल्प करी है आपके एग्जाम्स को प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए तो प्लीज़ एडुग्रोन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा. ओके. और प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आपकी इकोनॉमिक्स की और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं लाइक मैथ्स हो गया, आपका अकाउंटेंसी हो गया, उसकी आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है अपने एग्जाम्स की. हमें भी तो पता होना चाहिए आपके एजुकेटर्स है कि आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, आपका रूटीन क्या चल रहा है, आप कैसे अपनी करते हो प्रिपरेशन. हमें सब कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट. और प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. और अगर एडुग्रोन ने आपकी हेल्प करी है तो प्लीज़ एडुग्रोन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को. ओके. और हमने लास्ट चैप्टर में पूरा स्टैटिस्टिक्स ख़त्म कर दिया है. हमने पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स हम पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं 11th क्लास का. हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स से प्रोडक्शन कॉस्ट कंप्लीट कर दिया था. फिर हमने जो हमारा सेकंड चैप्टर था मार्केट इक्विलिब्रियम वाला वो डिस्कस किया था अंडर परफेक्ट कंपटीशन, राइट. हमने पार्ट वन एंड पार्ट टू उसका डिस्कस कर लिया था. तो इस चैप्टर में हम उसका क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. बट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले हम एक बात डिस्कस करेंगे कि क्या आप अपने एग्जाम्स की स्ट्रेस तो नहीं ले रहे. प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो रहा है या तो आपको बहुत एंग्जाइटी फील हो रही है कि अपने एग्जाम्स अच्छे से कर पाओगे या नहीं. हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम पूरी आपकी हेल्प कर सकें, आपको स्ट्रेस ना हो बिल्कुल भी. और स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप पार्क में जा सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप अच्छे से पानी पीजिएगा प्लीज़. कम से कम 8 ग्लासेस वाटर तो आपको कंज्यूम करना ही करना है डेली, राइट. और आपकी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना एग्जाम्स का. कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है लाइफ का. इसमें कम मार्क्स आ जाएंगे तो आपके डिफाइन नहीं होता कि आप अच्छे थे अपने एग्जाम उसमें या लाइफ में सक्सेसफुल होंगे या नहीं, ये डिफाइन नहीं करता. तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये एक पार्ट है लाइफ का, तो इसको पार्ट की तरह ही ट्रीट कीजिए. बस हमने प्रिपरेशन करनी है अच्छे से, अच्छे जितना आप 100% दे सकते हो आपको वो तो देना है. बट इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं सोचना है इसके लिए, राइट. ओके. और बिल्कुल भी कम से कम वॉक योगा वगैरह तो करते रहनी है आपको कंटिन्यू, ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाओ. ओके, राइट. तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ जो हमने लास्ट चैप्टर कवर किया था, जो हमारा लास्ट चैप्टर था मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन. उसके हम आज करेंगे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस. उसको स्टार्ट करने से पहले जो हमारे 2 वीडियोस थे जो हमने बनाए थे उसको प्लीज़ देखिएगा. उसको सॉल्व करने से आप उसको अगर देखोगे तभी आप कर पाओगे ये वाले जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व. और इसको सॉल्व करने के पहले आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर्स पे जंप नहीं करना है, आपको पहले सारा सारा वीडियोस खुद से ट्राई करके देखने हैं. आप खुद से अगर क्वेश्चन आंसर्स कर पाओगे सॉल्व तभी तभी आपको आगे बढ़ना है. वरना सिर्फ और सिर्फ देख के मैंने पढ़ा दिया, आप क्वेश्चन आंसर्स देख के वो कोई भी कर सकता है, बट आपको ऐसे नहीं करना है, राइट. तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो लेट मी ओपन माई प्रेजेंटेशन. बट इसको देखने से पहले जो हमारे फर्स्ट 2 वीडियोस थे जिसमें मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा का पूरा करवाया था, उसको प्लीज़ आप देखिएगा, तभी हम आगे इस क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से कर पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, लेट मी ओपन माई प्रेजेंटेशन. और हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी है अपनी चैनल पे, इसका नाम है ट्रायो सीरीज़. आप देख भी रहे होंगे कि हम 3 वीडियोस पब्लिश कर रहे हैं, हर एक उसकी चैप्टर की हम पूरा डिटेल में एक लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने चैप्टर की, राइट. फर्स्ट 2 चैप्टर्स में होता है उसका इंट्रोडक्शन एंड देन उसमें हम मूव करते हैं थर्ड वीडियो में उसके क्वेश्चन आंसर्स, ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए, आपको कोई भी डाउट ना रहे. इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है चैप्टर को, ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए. तो प्लीज़ एडुग्रोन के इतना अच्छा उसने इनिशिएटिव लिया, तो प्लीज़ आप थोड़ी सी सिर्फ और सिर्फ एक लाइक ही मांग रहा है, लाइक और कमेंट, और दूसरों को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा हमारा चैनल. ओके, बस यही आपसे प्रेयर है और यही आपसे एक हम होप करते हैं कि आप ऐसा करोगे. Okay, so without wasting any further time, let's start the question answers of market of firm under perfect competition. Let's start. Presentation 2. राइट, तो हमने ये सब शुरू करना है. इसको स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जो आपका जो हमारा लास्ट वीडियो था जिसमें हमने कवर किए थे उसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 उसको प्लीज़ अच्छे से देख लीजिएगा. उसके बिना आप नहीं कर पाओगे ये वाला सॉल्व. उसमें हमने एक एक डीप कंसेप्ट पढ़ाया हुआ जिसके हम आज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो उसको देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपल्सरी हो जाता है इसको सॉल्व करने से पहले. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन.
चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आज हम एक कोड डिस्कस करेंगे। हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, हमने एक रूल बनाया कि किसी भी नए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक रूल बनाया है कि हम एक कोड डिस्कस करेंगे, ताकि आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की तरफ ना रहे, आप जो पॉजिटिव चीज़ें हैं लाइफ की उसको भी आप कवर कर पाओ। राइट, तो आज का कोट है आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी भरे, आपकी नेगेटिविटी बिल्कुल ना आए, क्योंकि जो आपके दिमाग में चलेगा वही आप अपने एग्जाम्स में इम्प्लीमेंट करोगे। राइट, तो आपके अगर इम्प्लीमेंटेशन, अगर आपको पॉजिटिव करनी है, आप चाहते हो कि सब कुछ आपके आसपास पॉजिटिव दिखे, तो उसके लिए कोट होना, एक पॉजिटिव चीज़ का होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। राइट, तो आज का कोट है नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। ओके, आपको कभी भी लर्न करना छोड़ना नहीं है। आप कहोगे कि जितना मर्जी कोई भी, अगर कोई बंदा सीए बन जाता है, उसको इतनी नॉलेज आ जाती है, इतनी नॉलेज आ जाती है, कोई डॉक्टर बनता है, बट जो लाइफ है उसको कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। राइट, लाइफ कभी रुकेंगी नहीं सिखाना। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही जो एक बुकिश नॉलेज होती है, लाइफ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस देती रहती है हमें, जिससे हमें पता चल जाता है कि लाइफ कभी भी हमें सिखाना छोड़ेगी नहीं। राइट, कुछ ना कुछ कभी कभी हमेशा सिखाती रहेगी हमें लाइफ। तो आपको कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज आ गई, अब मैं सीए बन गया हूँ, अब मैं आईएएस बन गया हूँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ सीखना बंद नहीं करना है। राइट, आपको कभी कभी सीखना तो हमेशा पड़ेगा ही लाइफ में, चाहे वो बुकिश नॉलेज हो, चाहे आपकी वो जो बुकिश के अलावा नॉलेज हो, बट सीखना तो होता ही है हर बंदे को। लाइफ कुछ ना कुछ सिखाती ही रहती है, चाहे वो एक्सपीरियंसेस हो, हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो गया तो, बट एकदम से फिर कुछ गंदा हो गया, तो हमें इससे एक्सपीरियंस मिलता है कि हमें कभी भी ओवर प्राउड नहीं होना चाहिए किसी भी बात के लिए। लाइफ अगर अच्छे एक्सपीरियंसेस दिखाई तो हो सकता है वो गंदे भी दिखा दे थोड़े टाइम बाद, तो इतना थोड़ा टाइम के लिए प्राउड नहीं करना चाहिए किसी आदमी को, अगर वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया तो। राइट, हो सकता है कि वो नेक्स्ट डे उसके पास बिल्कुल पैसा ना रहे, तो अपना घमंड वगैरह सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करके रखना चाहिए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लाइफ कभी भी हमें टीच करना बंद नहीं करेगी, तो हमें भी लर्न करना बंद नहीं करना चाहिए। ये दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे, लर्निंग और टीचिंग। अगर लाइफ टीच करेगी तो हमें साथ में लर्न करना है, जैसे मैं आपको टीच कर रही हूँ, आप लर्न कर रहे हो, वैसे आपको लाइफ टीच करेगी, लाइफ आपकी टीचर बन जाएगी, तो आप उसके स्टूडेंट्स बन जाना। आप सब कुछ जो पढ़ा रही है वो उसको कर देना अच्छे से, समझना। राइट, तो आज का यही कोट है कि नेवर स्टॉप लर्निंग, आपको कभी भी स्टॉप नहीं करना लर्न करना। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन कहीं से मिलती है, अच्छी बुरी, चाहे वो बुकिश हो, चाहे वो किसी अच्छे सब्जेक्ट की हो, आपको कोई अच्छा सा कोट मिला, आपको कोई करंट अफेयर मिला, कुछ ना कुछ आपको सीखते ही रहना है। राइट, क्योंकि ज़िंदगी का रूल है कि चलते रहना है और सीखते रहना। सो विद दिस पॉजिटिव नोट लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ मार्केट equilibrium under perfect competition. So the first question is, how are decisions taken by consumers and producers in the market coordinated? जो डिसीजंस होते हैं कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स लेते हैं मार्केट में, उसको कोऑर्डिनेट कैसे किया जाता है? राइट, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। द डिसीजंस ऑफ कंज्यूमर्स इन अ मार्केट expressed to market demand schedule and market demand curve. The decision is a producer expressed at market supply schedule and market supply. Decisions of consumer and producer coordinated by the interaction of market demand and market supply. It is known as price mechanism. Okay, तो इसमें पूछा है कि जो कंज्यूमर्स का डिसीजन होता है और जो प्रोड्यूसर्स का डिसीजन होता है वो कैसे कोऑर्डिनेट होता है। इसमें सिर्फ दो ग्रुप्स की बात करी है, एक ग्रुप है हमारा कंज्यूमर्स एंड सेकेंड ग्रुप इज आर प्रोड्यूसर्स। तो जो डिसीजन होता है कंज्यूमर्स का, वो कंट्रोल करता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। हमने पढ़ा है कि हमें एक मार्केट डिमांड शेड्यूल हमने पढ़ा हुआ है कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये सप्लाई शेड्यूल है, ये अपवर्ड स्लोपिंग है, और जो डिमांड शेड्यूल है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो जो डिमांड स्लोपिंग, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यही तो हमारा कंज्यूमर का डिसीजन है, यही तो बताता है कि कंज्यूमर कितना डिमांड करेगा, कितनी डिमांड नहीं करेगा। तो ये हो गया इसका डिमांड शेड्यूल। जो कंज्यूमर है उसका ये डिमांड शेड्यूल ही तो है, ये वाला जो कर्व है नीचे उसका। राइट, तो ये उसका डिमांड शेड्यूल हो गया। तो जो बट ये उसका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो गया। अगर हमें मार्केट का डिमांड शेड्यूल निकालना है तो हम उसको एक्सप्रेस करेंगे, ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है हमारा, उसको हम एक्सप्रेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। राइट, हमने जो मार्केट डिमांड शेड्यूल करा है उससे हम एक्सप्रेस करेंगे कि हमारी फर्म कितनी डिमांड कर रही है पूरी मार्केट में। ओके, तो ये डिसीजन हो गया मार्केट का। तो हमने कंज्यूमर्स की बात तो कर ली, कंज्यूमर्स जो होते हैं हमारे वो डिमांड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर, हमारा जो डिमांड शेड्यूल होता है उसकी हेल्प से। राइट, तो हमारी इसकी बात तो हो गई। और जो मार्केट डिमांड करती है वो डिमांड करती है विद द हेल्प ऑफ मार्केट डिमांड कर्व। बट अगर कोई सप्लाई की हम बात कर रहे हैं, सप्लाई कैसे कंट्रोल होता है?
सप्लाई की बात आ गई प्रोड्यूसर्स की, तो सप्लाई को कंट्रोल करेंगे प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर्स कंट्रोल करते हैं सप्लाई को विद द हेल्प ऑफ सप्लाई शेड्यूल। हमने पढ़ा है कि सप्लाई का शेड्यूल जो होता है वो अपर स्लोपिंग होता है, तो ये जो सप्लाई शेड्यूल होता है ये कंट्रोल होता है प्रोड्यूसर्स वाला कर्व से। और ये हम इंडिविजुअल सप्लाई की बात कर रहे हैं, अगर हम मार्केट सप्लाई को ऐड कर देंगे तो हम सारे के सारे इंडिविजुअल सप्लाई, ये भी हमारा इंडिविजुअल सप्लाई है, ये ए का इंडिविजुअल सप्लाई है, ये बी का इंडिविजुअल सप्लाई है, तो इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा मार्केट जो डिमांड का सप्लाई है, राइट। तो हमने सप्लाई बता दी कि वो बनता है विद द हेल्प ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल, और जो हमारा मार्केट डिमांड कर्व बनता है वो बनता है विद द हेल्प ऑफ मार्केट डिमांड कर्व, राइट। तो ये हो गया इसका वो, और ये जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ये सप्लाई कर्व था और ये था हमारा डिमांड कर्व, और ये जो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो हो जाएगा हमारा मार्केट प्राइस मैकेनिज्म। यहाँ पे हमारा प्राइस डिटरमाइन होगा, इसे हम कहेंगे इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। ये हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इस कंसेप्ट को हम कहते हैं, जो हमारा मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसे हम कहते हैं कौन सा पॉइंट, उसे हम कहते हैं, उस कंसेप्ट को हम कहते हैं प्राइस मैकेनिज्म। यहाँ पे मैं टाइप करना भूल गई हूँ, बट आप लिख लेना कि इस कंसेप्ट को हम कहते हैं प्राइस मैकेनिज्म। ओके, तो हमने आज काफ़ी सारी बातें सीखी कि जो डिमांड कंज्यूमर्स के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो डिमांड शेड्यूल है वो डिटरमाइन होता है विद द हेल्प ऑफ डिमांड शेड्यूल, और जो सप्लाई का है वो डिटरमाइन होता है विद द हेल्प ऑफ सप्लाई शेड्यूल, राइट। ये सप्लाई शेड्यूल है हमारा अपवर्ड स्लोपिंग, ये डिमांड है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो हो जाएगी हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस, ये हो जाएगी हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और इस कंसेप्ट को हम कहते हैं प्राइस मैकेनिज्म। इजी क्वेश्चन है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ इज मार्केट डिमांड रिस्टोर्ड व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट? जब मार्केट में एक्सेस सप्लाई है वहाँ पे मार्केट का इक्विलिब्रियम कैसे मिलता है? Excess supply occurs when supply is greater than demand. Pressure of excess supply to all the market price. Fall in market price leads to extension of demand and contraction of supply. Extension of demand and contraction of supply, continuously excess supply is limited and is equilibrium is restored in the market. तो यहाँ पे बोला गया कि जब मार्केट में हमारा एक्सेस सप्लाई है वहाँ पे हमारा मार्केट का इक्विलिब्रियम कैसे आता है। हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि जब हमारा डिमांड और सप्लाई जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, ये हो गया हमारा जो अपवर्ड स्लोपिंग है, ये हमारा डिमांड सप्लाई कर्व है, एंड दैट इज़ अ डिमांड कर्व। ये हो गया हमारा मार्केट सप्लाई, ये हमें सबको पता है कि ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है हमारा प्राइस, एंड दैट इज़ आर क्वांटिटी। बट यहाँ पे बोला कि अगर सप्लाई ज़्यादा है, सप्लाई कब ज़्यादा होगी? जब सप्लाई एक्सेस सप्लाई चल रही है। एक्सेस सप्लाई का मतलब क्या है? जब सप्लाई ज़्यादा है हमारी डिमांड से, तो सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, तो सप्लाई शिफ्ट हो जाएगी ऐसे। सप्लाई अगर ज़्यादा है डिमांड से तो सप्लाई इधर शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि एक्सेस में चल रही है वो। बट अगर इधर सप्लाई शिफ्ट होगी तो हमारा जो ये वाला था वो तो प्राइस नीचे आ गया। आप देखोगे कि प्राइस पहले इंटरसेक्ट करे थे इस क्वांटिटी पे, बट फिर हो गए हमारे प्राइस इस क्वांटिटी पे। तो इसका मतलब है कि जब हमारे सप्लाई बढ़ता है तो हमारे प्राइसेस फॉल हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे एक्सटेंशन होगी डिमांड की। आप देखोगे कि अगर प्राइसेस कम हो गए और सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो मार्केट में प्राइसेस कम हो गए, राइट। तो प्राइसेस कम है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी ऑब्वियसली, तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, फिर सप्लाई कम हो जाएगी। तो इसका यही मतलब है कि जब मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो जाएगी तो सप्लाई ज़्यादा है, इसका मतलब उसके प्राइसेस कम हो जाएंगे। अब प्राइस कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी उसकी, एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो एक्सेस सप्लाई का मतलब है वो लिमिटेड हो जाएगा हमारा एक्सेस सप्लाई, और वहाँ पे उसका मिल जाएगा इक्विलिब्रियम। तो जो एक्सेस सप्लाई वाला पॉइंट है वहाँ पे हमारा न्यू इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा Q1, और ये हम यहाँ पे हमारी क्वांटिटी हो जाएगी P2, राइट। प्राइस हो जाएगा P2 एंड क्वांटिटी विल बी Q1, राइट। राइट, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कवर। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमने ये भी कवर कर लिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको जो हमारे 2 वीडियोस थे उसको देखना, आप सारे के सारे क्वेश्चंस झटके में कर जाओगे पूरे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देन हाउ इज इक्विलिब्रियम मार्केट इक्विलिब्रियम रिस्टोर्ड देन व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई इन द डिमांड इन द मार्केट। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने कवर किया कि जब एक्सेस सप्लाई है वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश होगा। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जब एक्सेस डिमांड है वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश होगा। तो हमने जो इससे पहले वाले क्वेश्चंस थे वहाँ पे हमने पढ़ा था कि हमारा वो कैसे होता है, हमारा जो क्या नाम है, हमारा जब हमारा डिमांड और सप्लाई कब इंटरसेक्ट करेगा तब हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा नॉर्मल सिचुएशन में, राइट। ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम का सप्लाई कर्व, एंड दैट इज़ आर डिमांड कर्व।
तो डिमांड और सप्लाई कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ मिल जाएगा हमें इक्विलिब्रियम। बट इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारी चल रही है एक्सेस डिमांड। अगर डिमांड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तभी तो हमारी डिमांड ज़्यादा होगी। जब पहले वाले में जब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे, जब कुछ भी नहीं था, ना एक्सेस डिमांड थी ना एक्सेस सप्लाई था, तब हमारे इंटरसेक्ट कर रहे थे इस पॉइंट पे। ये था हमारा P1 एंड दैट वाज आर Q1। बट मार्केट में होगी एक्सेस डिमांड। अब डिमांड ज़्यादा हो गई है, राइट? तो डिमांड ज़्यादा हो गई है तो ये जो डायग्राम है वो हो जाएगा हमारा राइटवर्ड शिफ्ट। राइट, तो हमारे पहले जब एक्सेस डिमांड थी और सप्लाई थी तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करा था हमारा P1 पे। बट इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि एक्सेस डिमांड होगी है। अब एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो डिमांड कर्व जो होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। राइट, डिमांड कर्व हो गया हमारा राइटवर्ड शिफ्ट। तो हमारी डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होने की वजह से देखो हमारा प्राइस राइज हो गया ऑब्वियसली। पहले प्राइस था P1 बट डिमांड राइज होगी तो डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगी। डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगी तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ जाएगा। प्राइस बढ़ गया तो उससे क्या हुआ? लीड्स टू एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ओके, तो ऑब्वियसली अगर किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो उसका क्या होगा? आप एक खुद इमेजिन करोगे कि पहले जो हमारी मैगी थी उसका प्राइस था 10 रुपीज़, बट एकदम से वो हो गया 50 रुपीज़, तो ऑब्वियसली हम सारे के सारे डिमांड कम कर देंगे। डिमांड कम कर देंगे तो डिमांड कम होगी तो मतलब उसकी होगी कॉन्ट्रैक्शन, एंड ऑब्वियसली उसकी हो जाएगी फिर जब डिमांड ही नहीं किसी चीज़ की तो ऑब्वियसली उसकी सप्लाई तो बढ़ती रहेगी, तो सप्लाई बढ़ जाएगी। यहाँ पे भी आप देखोगे कि सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है, राइट? तो ये तब तक चलता रहेगा, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई जो तब तक चलता रहेगा जब हमारी ऑब्वियसली डिमांड तो हम कम कर रहे हैं बट सप्लाई ज़्यादा है। तो सप्लाई एंड डिमांड तब तक चलता रहेगा जब तक डिमांड एलिमिनेट हो जाएगी, और ये जब ख़त्म हो जाएगी और जो जब दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, जो न्यू डिमांड कर्व है न्यू सप्लाई कर्व, तब हमारा हो जाएगा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश। राइट, तो ये हो गया हमारा इसका मीनिंग। यहाँ पे टी लगाना है। तो बहुत सिंपल था ये वाला क्वेश्चन भी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ईजी लग रहा है ना ये? राइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Analyze the impact of increase in consumer income, increase the number of consumers and market equilibrium. You are using a suitable diagram in support of your answer. इसमें हमें एनालाइज करना है इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम। अगर हमारी इनकम देखो, आप खुद इमेजिन करोगे, पहले आपकी इनकम थी 100 रुपीज़ बट सडनली वो होगी 500 रुपीज़, तो हम ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो एक नेचुरल हमारी फिलॉसफी है, तो हम डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो डिमांड अगर ज़्यादा करेंगे, पहले हमारा था सप्लाई कर्व एंड दैट वाज आर डिमांड कर्व। डिमांड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे थे इस पॉइंट पे, ये था हमारा P1 एंड दैट वाज आर Q1। तो प्राइस हमारा जब हमारा ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे एक दूसरे की तरफ, तब हो रहा था इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। दैट वाज आर P1 एंड दैट वाज आर Q1। तो ये हो गया था, हमें समझ आ गया था ये वाला कंसेप्ट। बट उसके बाद क्या हुआ कि सडनली जो कंज्यूमर्स हैं उनकी इनकम बढ़ गई। कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ने से कारण क्या हुआ कि हमारा जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो डिमांड बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा डायग्राम। तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, तो राइटवर्ड शिफ्ट होने के बाद इसका ये मतलब हुआ कि डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। व्हेन नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस मार्केट डिमांड फॉर अ कम्युनिटी इंक्रीजेस अगेन। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब हमारी इससे हमें ये पता चला कि जब भी हमारी कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा पार्ट ए। एंड दूसरा पार्ट था कि हमारा जब इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, अगर हमारे कंज्यूमर्स इंक्रीज हो गए, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स होंगे, पहले कंज्यूमर्स थे हमारे 10, तो डिमांड हो रही थी हमारी 100 की। बट पहले अगर हमारे 10 से इनकम बढ़ गई, 10 से जो हमारे कंज्यूमर्स थे हमारे बढ़ गए 50, तो 50 बढ़ने के बाद हमारी क्या हुई? ऑब्वियसली डिमांड भी बढ़ेगी, जितने ज़्यादा जने होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो ऑब्वियसली इसका भी यही हुआ कि पहले जो हमारा सप्लाई और डिमांड कर्व था, ये था सप्लाई कर्व एंड दैट वाज अ डिमांड कर्व। राइट, पहले इधर इंटरसेक्ट कर रहे थे बट ऑब्वियसली इन दोनों की ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स बढ़ गए। तो कंज्यूमर्स बढ़ने के कारण क्या हुआ? हमारे जो डिमांड कर्व था वो फिर शिफ्ट हो गया राइटवर्ड। तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। इसमें यही बताया हुआ है कि इन दोनों केसेस में हमारा डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। राइट, सिंपल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एनालाइज द effect of increase in number of forms and decrease in output. Price could only be expressed in group quantity used diagram. तो ओके, हमें इसमें बताना है कि इसमें अगर हमें बताना है इम्पैक्ट एनालाइज करना है, जो हमारे नंबर ऑफ जो
फॉर्म्स हैं जो मार्केट के वो इंक्रीज़ हो गए और हमारा आउटपुट डिक्रीज़ हो गया, राइट? तो प्राइस कुड ओनली बी इंक्रीज्ड, क्वांटिटी इसमें यूज़ हुई और हमें इसका बताना है, हमें इसका डायग्राम। तो इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हुआ है व्हेन नंबर ऑफ firms increases, market supply increases supply curve to the right, then output price increases, decreases cost of production, reduce it causes a forward shift in supply curve. ओके, तो इसमें एक्सप्रेस किया हुआ है कि जितने भी हमारे नंबर ऑफ, जितने हमारे, अगर हमारी पहले जो फॉर्म्स थी वो थी 2, बट एकदम से वो होगी कितनी, 2 फॉर्म्स थी, एंड दैट फिर होगी हमारी एकदम से 5 फॉर्म्स। तो ऑब्वियसली तो उनकी सप्लाई बढ़ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे वो दोनों जो हमारी जो नई फॉर्म्स आई हैं, राइट? तो ये सप्लाई कर्व था हमारा अपवर्ड स्लोपिंग, देन वाज अ डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये जब इंटरसेक्ट कर रहे थे पॉइंट पे तब हमारी आ रही थी क्वांटिटी ये वाली, राइट? बट एकदम से क्या हुआ कि हमारी सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगी। हमारी सप्लाई ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा फॉर्म्स होंगी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतने उतना ज़्यादा का सारा सामान बनेगा। तो सामान बनने के कारण क्या हुआ, हमारी सप्लाई बढ़ गई। अब सप्लाई बढ़ गई, पहले हमारा प्राइस आ रहा था ये, राइट? अब इतनी ज़्यादा सप्लाई आ गई मार्केट में और उनकी डिमांड ही नहीं है, तो ऑब्वियसली उनके प्राइस तो कम हो जाएंगे। तो प्राइस कम हो जाएंगे और उनकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो बढ़ जाएगी। तो इसमें यही बताया हुआ है, इसमें इतना डीप में एक्सप्लेन नहीं किया हो, बट इसमें यही बताया हुआ है कि जब हमारी फॉर्म्स इंक्रीज होंगी मार्केट की, तो ऑब्वियसली वो हमारी जो डायग्राम्स हैं, जो हमारी शिफ्ट है, हमारी जो सप्लाई कर्व है वो ऑब्वियसली शिफ्ट हो जाएगी राइटवर्ड, राइट? देन इन इनपुट आउटपुट प्राइसिंग डिक्रीजेस। तो इसका ये मतलब हुआ कि फर्स्ट जो हमारा पार्ट था कि जो हमारी फॉर्म्स इंक्रीज होती है तो हमारी सप्लाई बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट पार्ट है कि जब हमारा डिक्रीज हो गया आउटपुट में, अब अगर हमारा डिक्रीज हो गया आउटपुट में, तो इसका डिक्रीज हो गया आउटपुट में, अब आउटपुट अगर हमारा डिक्रीज हो गया तो उससे हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा, आउटपुट प्राइस डिक्रीजेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूसेस। ओके, तो इसका ये हमारा इफेक्ट है कि जब हमारी आउटपुट डिक्रीज इन आउटपुट प्राइस। ओके, अगर हमारा जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था उसमें डिक्रीज आ गया, कि हमारे जो पहले वो होते थे, क्लोथ्स प्रोड्यूस होते थे, हमारे होते थे पहले 100 रुपीज़ में, बट उसका प्राइस ऑब्वियसली सडनली रिड्यूस हो गया, 100 से प्राइस हो गया ऑब्वियसली 50। तो अगर उसका 50 प्राइस हो गया, ऑब्वियसली 100 से उसका प्राइस हो गया 50, राइट? पहले था हमारा ये सप्लाई कर्व एंड दैट वाज अ डिमांड कर्व। तो जितना हमारा इनपुट उसमें हमारा प्राइजेस में कम हो गया, तो प्राइस ऑब्वियसली हमारा उतने ज़्यादा हम सप्लाई बढ़ा देंगे क्योंकि हमें कम खर्चा आ रहा है, राइट? तो हमारी जो कॉस्ट थी प्रोडक्शन की वो कम हो जाएगी अगर हमारे आउटपुट कम हो रहे हैं तो, राइट? जितना हमारे आउटपुट में कॉस्ट थी वो उतने हमारे प्रोडक्शन कम हो जाएगी। प्रोडक्शन कम होने के प्रोडक्शन हमारी उतनी बढ़ जाएगी क्योंकि हमें प्रोडक्शन में उतना कम खर्चा आएगा, जितनी जितनी ज़्यादा हमें क्या हो रही है, आउटपुट की जो कॉस्ट कम आ रही है, तो उतनी हमारी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अब अगर प्रोडक्शन हमें कम आ रही है तो ऑब्वियसली उस चीज़ की हम सप्लाई बढ़ा देंगे, हम उसको और प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, राइट? तो ये हमारा सप्लाई कर्व है वो जो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा डायग्राम। पहले था हमारा प्राइस, ये प्राइस एंड क्वांटिटी थी हमारी ये, एंड फिर होगी हमारी जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी सप्लाई बढ़ गई, तो ऑब्वियसली हमारा सप्लाई प्राइजेज हो गए कम एंड क्वांटिटी बढ़ गई ये वाली, राइट? तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ईजी, बहुत सिंपल है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ इज न्यू इक्विलिब्रियम स्टक इन सप्लाई ऑफ डिमांड टेंड्स टू शिफ्ट। ओके, इसमें बोला है कि जब हमारा जो सप्लाई ऑफ डिमांड है, जो डिमांड है उसकी सप्लाई बढ़ गई, ऑब्वियसली ये था हमारा सप्लाई कर्व एंड दैट वाज आवर डिमांड कर्व। हमारी एकदम से क्या हुआ कि हमारी डिमांड बढ़ गई तो उससे उसका क्या इफेक्ट आया, ये था प्राइस और ये पहले था क्वांटिटी, इधर से प्राइस एंड दैट वाज आवर क्वांटिटी। तो ऑब्वियसली इसकी डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड बढ़ गई तो हमारे प्राइजेस बढ़ जाएंगे और डिमांड भी हमारी बढ़ जाएगी। तो इसमें ये सब चीज़ें बताई हैं। व्हेन सप्लाई ऑफ डिमांड टेंड्स टू शिफ्ट missed to the process of extension and contraction of demand and supply, generally a change in demand and supply will its demand excess supply in situation of excess demand, it is the supply price built and rising to cost at the contraction of demand and extension of supply. This process of contraction of demand and extension of supply will continue till new equilibrium when demand is equal to supply. Likewise, in a situation of excess supply, supply is greater than demand, prices will tend to fall, causing extension of demand and contraction of supply. The process of contraction of demand and contraction of supply will continue till new equilibrium is struck when demand is equal to supply. तो इस क्वेश्चन में बताया कि जब हमारा जो सप्लाई कर्व है, when demand tends to shift, ओके, तो इसमें बताया हुआ है हमारा कि जब हमारा
सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा है तो उससे क्या अफेक्ट हो रहा है, तो इसमें बताया कि व्हेन सप्लाई ऑफ द डिमांड टेंड्स टू मेजर द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ओके, तब हमारा देखो इसमें हमने क्या किया कि ये हमारा पहले था डिमांड एंड सप्लाई, तो उससे क्या हुआ, हमारा एकदम से डिमांड बढ़ गया, तो डिमांड बढ़ गया तो ऑब्वियसली इधर आ गया। तो इसको हम क्या कहेंगे कि जब हमारा डिमांड बढ़ जाता है एज कंपेयर टू सप्लाई, तो हमारी ऑब्वियसली होगी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। डिमांड बढ़ गई बट उतनी सप्लाई नहीं है, तो होगी हमारी कॉन्ट्रैक्शन, होगी हमारी सप्लाई की, और एक्सटेंशन होगी डिमांड की। एंड सप्लाई जनरली अ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई विद इट्स डिमांड एक्सेस सप्लाई, हमारी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है एज कम्पेयर टू सप्लाई, तो ऑब्वियसली हमारी एक्सेस डिमांड आ गई बट उतनी हमारी सप्लाई नहीं है, तो हमारी डिमांड ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सप्लाई, राइट, कॉजिंग टू इट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, हमारी डिमांड ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सप्लाई, तो हमारी होगी हमारी कॉन्ट्रैक्शन होगी, डिमांड में थोड़ी सी कमी आ गई बट हमारी एक्सटेंशन होगी सप्लाई की, सप्लाई हमारी बढ़ गई। ये हमारी कॉन्ट्रैक्शन जो आ गई डिमांड की और जो एक्सटेंशन आ गई सप्लाई की, तब तक चलता रहेगा जब हमारा न्यू इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं रहता। जब हमारा न्यू इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश अगर इस पॉइंट पे हो गया, तो इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन का खेल है ये खत्म हो जाएगा व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। अगर हमारी सिचुएशन चलती है एक्सेस सप्लाई की, राइट, इसमें हमने बात करी कि जब हमारा एक्सेस डिमांड हो रहा है, बट अगर हमारी चल रही है एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन, एक्सेस सप्लाई में क्या होगा कि हमारी जो डिमांड है और ये सप्लाई है, बट हमारी होगी एक्सेस सप्लाई, तो एक्सेस सप्लाई होगी तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो इधर आ जाएगा। ओके, तो हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम है, अगर पहले अगर हमारी एक्सेस डिमांड की बात करें, तो पहले था हमारी सप्लाई ये था एंड दैट वाज अ डिमांड, बट हमारी एकदम से डिमांड बढ़ गई, तो हमारा जो डिमांड कर्व था, हमारा डिमांड कर्व हो गया राइटवर्ड शिफ्ट, राइट, तो हमने इसको कर दिया राइटवर्ड शिफ्ट। तो हमारा पहले प्राइस था ये, और ये थी हमारी क्वांटिटी, बट एकदम से बढ़ गई उसकी डिमांड, तो डिमांड बढ़ गई उसकी, तो ऑब्वियसली उसके प्राइसेस तो बढ़ जाएंगे एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन, तो P1 बढ़ गई और डिमांड बढ़ गई, तो उसकी इतनी डिमांड बढ़ गई उसकी, तो उतनी उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, राइट, तो ये तो सिंपल था केस। बट हमने फिर कहा कि हमारी सप्लाई बढ़ गई, राइट, तो ये थी पहले हमारी डिमांड एंड दैट वाज आर सप्लाई, बट हमारी सप्लाई बढ़ गई एकदम से, तो सप्लाई बढ़ने के कारण क्या होगा, हमारा जो डायग्राम होगा वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइट, तो राइट वर्ड हमने शिफ्ट कर दिया डायग्राम। लेट्स एक सेकेंड वेट करो गाइस, थोड़ी सी, हमारी ये था, हमारा था ये सप्लाई कर्व एंड दैट वाज अ डिमांड कर्व, राइट, डिमांड कर्व होता है हमारा राइट वर्ड और ये होता है हमारा अपवर्ड, बट सप्लाई हमारी एकदम से बढ़ गई, तो सप्लाई बढ़ गई, तो ये वाला जो डायग्राम था, हमारे प्राइजेस ये थे और क्वांटिटी ये थी, सप्लाई प्राइजेस ये थे एंड क्वांटिटी बढ़ गई, बट एकदम से सप्लाई बढ़ गई, तो सप्लाई बढ़ गई तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारी उसकी जो अगर हमारी सप्लाई बढ़ जाती किसी भी चीज़ की, तो ऑब्वियसली उसके प्राइजेस तो डाउन आ जाएंगे, तो प्राइजेस हो जाएंगे उसके डाउन, और उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, एक्सेस सप्लाई डिमांड कम हो जाएगी और उसके प्राइजेस हो जाएंगे डाउन, राइट, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी सप्लाई की, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, राइट, और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी सप्लाई की, ये तब तक चलती रहेगी हमारी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन की सिचुएशन, जब तक हमारा न्यू इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता और न्यू इक्विलिब्रियम हमारा डिमांड और सप्लाई के इक्वल नहीं हो जाता। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें यही सब हमने डिस्कस किया है कि जब हमारी डिमांड बढ़ जाती है सप्लाई की, तो कब तक हमारी जब चलती रहेगी हमारी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन, राइट, और फिर हमने डिस्कस किया था कि जब हमारी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी डिमांड से, तब तक हमारी कब तक चलती रहेगी हमारी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन, राइट, तो हमने डिस्कस कर लिया कि जब तक चलता रहेगा ये प्रोसेस, जब तक हमारी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इक्वल है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई की, जब ये इक्वल आ जाती है उसके बाद हमारा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होगा और वहीं तक हम कंटिन्यू करते रहेंगे इस प्रोसेस को जब तक कि इक्वल नहीं हो जाते, राइट, तो ये हमने डिस्कस किए सब चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें कहा हुआ है इंक्रीज इन डिमांड ऑलवेज कॉजेज राइज इन प्राइस। कमेंट, हमने इसमें एक चीज़ बताया कि इंक्रीज इन डिमांड, अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसके प्राइजेस बढ़ेंगे, इसमें हमें कमेंट करने की स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। इट इज़ ओनली व्हेन other things remain constant then increase in demand leads to increase in price, but if other things are not constant then this relationship may not hold good. For example, if there is equal increase in supply, the price may not increase. In fact, if there is
supply is more than increase in demand, prices may also fall in the situation when supply is perfectly elastic. Horizontal straight line suppliers of price um, means matter how much price increases. ओके तो इसमें कहा है कि ये तब मैटर करेगा जब हमारी अदर थिंग्स कांस्टेंट है. अगर अदर थिंग्स कांस्टेंट रहेगी तब हमारी जो प्राइस और डिमांड के बीच में जो हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते तब हमारा होल्ड गुड करेगा कि जब हमारे प्राइसेस बढ़ेंगे तब हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, और जब हमारे प्राइजेस बढ़ जाए कब कम हो जाएंगे तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी. तो ये हमारी तब जब हमारा लॉ ऑफ डिमांड भी तभी भी होल्ड गुड करता है, तब तभी हम उसको सेटिस्फाई करते हैं जब हमारी अदर थिंग्स कांस्टेंट है. बट अगर अदर थिंग्स कांस्टेंट नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि उस दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप ही होगा. हमारा रिलेशनशिप पॉजिटिव भी हो सकता है कि जब हमारी डिमांड बढ़ेगी तो हमारी प्राइजेस भी बढ़ेगी, और जब डिमांड हमारी कम होगी तो हमारी प्राइजेस भी कम हो जाएंगे. राइट, इफ़ देयर इज इक्वल इंक्रीज इन प्राइस, तो ज़रूरी नहीं कि जब हमारी प्राइजेस सप्लाई में इंक्रीज आ जाता है द प्राइजेस तब हमारे इंक्रीज ना हो. राइट, ये तब हो सकता है जब हमारे इंक्रीज इन सप्लाई, अगर हमारी सप्लाई बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ की बट उसकी डिमांड नहीं है. सप्लाई इतनी ज़्यादा है बट उसकी डिमांड नहीं है. राइट, आप खुद इमेजिन करो कि मैगी की सप्लाई एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाती है बट उसकी डिमांड नहीं है मार्केट में, तो ऑब्वियसली उसके प्राइजेस तो फॉल कर जाएंगे. बट इसमें हमारी तो डिक्रीज़ हुआ है डिमांड और सप्लाई बढ़ गई है. राइट, तब हमारी प्राइजेस कर देंगे फॉल. राइट, और ये इस सिचुएशन में हो सकता है जब हमारी जो सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है. परफेक्टली इलास्टिक का मतलब हमारी जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी. राइट, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन से क्या हो जाएगा हमारा, ये मैटर नहीं करता कि हमारी जो प्राइजेस है वो एक ही उस पर टिके रहेंगे. तो प्राइजेस टिके रहेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो इंक्रीज़ ही होते रहेंगे बार बार. राइट, तो इसमें तो हमेशा इंक्रीज़ ही करेंगे. बट हमारी देखो ये डिमांड भी बढ़ रही है, यहाँ पे प्राइजेस और ये हमारी डिमांड है, ये बढ़ रही है बट प्राइजेस तो उसी जगह है. तो ज़रूरी नहीं है ये वाली सिचुएशन कि जब भी हमारे प्राइजेस बढ़ेंगे तब हमारी डिमांड भी बढ़ेगी साथ साथ. ये तभी होल्ड करता है गुड, ये तभी हमारा सही कह सकते हैं जब हमारी अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट है. अगर अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट नहीं है तभी ये वाली सिचुएशन हमारी ट्रू नहीं करेगी. ये वाली सिचुएशन हमारी होल्ड ट्रू बिल्कुल गलत हो जाएगी तब हमारी ये वाली सिचुएशन, अगर हम ऐसे कुछ करेंगे तो. और इलास्टिक अगर के केस में हमारी स्ट्रेट लाइन बनती है हमारी बिल्कुल, और स्ट्रेट लाइन के केस में हमारा प्राइजेस उतने ही रहेंगे जितनी मर्जी हमारी डिमांड बढ़ती रहे. तो ये सच नहीं है बात. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू बी इन प्राइस एस्टैब्लिश्ड ओनली व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. हमारा प्राइस तब क्यों इस्टेब्लिश होता है जब हमारी प्राइस सप्लाई के इक्वल है. हम कहते हैं ना कि हमारी डिमांड्स, ये हमारा है सप्लाई कर्व एंड दैट इज़ आर डिमांड कर्व. यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा. बट ऐसा क्यों होता है जी, हमारी प्राइस और क्वांटिटी सिर्फ यहीं पे क्यों आती है. बिकॉज सप्लाई एंड डिमांड आर नॉट इक्वल, देयर वुड बी एक्सेस सप्लाई. इन केस देयर इज एक्सेस डिमांड, market price we tend to rise consequently. There will be extension of supply and contraction of demand. The basis of extension, contraction will continue till market clears itself. Supply is equal to equilibrium price established. Similarly, this excess supply will tend to fall, leading to extension of demand and contraction of supply. It is extension contraction will continue till market clears itself and supply is equal to demand, the current price established. ओके, तो इसमें क्या है कि अगर ऐसा नहीं होता, मान के चलते हैं एक बार कि ऐसा नहीं होता कि हमारी सारी सप्लाई और डिमांड जब इक्वल होंगी तब हमारी इस्टेब्लिश नहीं करेगा. तो हमारा क्या होगा, अगर सप्लाई ज़्यादा है, अगर हम लेके चलते हैं कि हमारी एक सिचुएशन में सप्लाई ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिमांड, बट दूसरी में हम लेके चलते हैं कि हमारी डिमांड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई. अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन चल रही है, ओके, अगर एक्सेस डिमांड हो गया तो ऑब्वियसली अगर एक्सेस डिमांड हो गया, ये हमारा डिमांड कर्व है, ये जो नीचे वाला कर्व है हमारा डिमांड कर्व है, इधर शिफ्ट हो गया, प्राइजेस बढ़ जाएंगे. प्राइजेस बढ़ गए, इधर वाला आ गई हमारी P1 की, नहीं पहले थी हमारी P, बट इसके बढ़ने के साथ साथ हमारा क्या हुआ, हमारी प्राइजेस बढ़ गई. ये तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक हमारा सप्लाई भी बढ़ेगा साथ साथ. प्राइजेस बढ़ गए तो ऑब्वियसली इधर सप्लाई भी बढ़ जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा. तो हमारी सप्लाई ज़्यादा है बट डिमांड भी कॉन्ट्रैक्शन है उसकी डिमांड की. ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी इक्विलिब्रियम इक्वल नहीं आ जाते सप्लाई और डिमांड. जब तक इक्वल आएंगे नहीं तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस इस्टेब्लिश नहीं होगा. राइट, तो इसमें हमने तभी हमारा ये वाला इक्विलिब्रियम वहीं पे इस्टेब्लिश होगा जब डिमांड इक्वल है सप्लाई के. राइट, बट इस सिचुएशन में लेके चलते हैं जब हमारा सप्लाई ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिमांड. ये हमारा सप्लाई कर्व और ये है हमारा डिमांड कर्व. राइट, ये है हमारा सप्लाई कर्व. ये सप्लाई कर्व हमारे ज़्यादा हो गए. देखो पहले प्राइजेस थे हमारे P1 एंड Q1,
बट हमारे एकदम से क्या हुआ, सप्लाई बढ़ गई, तो सप्लाई बढ़ गई तो ऑब्वियसली प्राइजेस कम हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में हमारी एक्सेस सप्लाई एज कम्पेयर टू डिमांड, तो हमारा क्या हो गया, हमारा एक्सटेंशन हो गया, डिमांड बहुत ज़्यादा है बट सप्लाई नहीं है, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो ये तब तक चलता रहेगा जब हमारी सप्लाई और डिमांड एक दूसरे के इक्वल नहीं आ सकते, हमारा तभी वहीं पे इस्टेब्लिश होगा हमारा मार्केट प्राइस। उससे ऊपर अगर हुआ तो हमारी मार्केट प्राइस इस्टेब्लिश नहीं होगा, राइट। तो ये तब हो सकता है तब हमारा मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड इक्वल है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू एग्री विद द व्यू दैट बफर स्टॉक इज टू लो प्राइस फ्लोर? ओके, तो इसमें बताना है बफर स्टॉक का मतलब है कि प्राइस फ्लोर पे लो है, इसका मतलब ये बताना है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है प्राइस फ्लोर का। हमें एग्जांपल देके बताना है कि बफर स्टॉक ने कुछ हेल्प करी है प्राइस फ्लोर के मैकेनिज्म जो था गवर्नमेंट का उस पर बफर स्टॉक लगाने का, प्राइस फ्लोर को एस्टैब्लिश करने के लिए, वो पूरा हुआ है नहीं। Let's read the answer. It is true that buffer stock is an important tool of price floor. Price floor is the minimum price fixed by the government for sale of commodity in the market. It is higher than the current price. Generally, it is done in case of farm goods with the use to establish stabilized income of farmers. However, farmer prices often supplemented with the support price. Policies implies that government will try to surplus stock of the farmers in case they fail to sell it in the open market at the floor price by buying the surplus stock of the farmers. The government created on the first buffer stock is too low price. It will to be buffer stock that the policy of price will become successful. ओके, तो इसमें हमने बताया कि ऑब्वियसली बफर स्टॉक तो एक इंपॉर्टेंट टूल था प्राइस फ्लोर को इस्टेब्लिश करने के लिए। प्राइस फ्लोर का मतलब क्या है कि एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने कि इससे कम तो तुम कोई दे नहीं सकते कम्युनिटी मार्केट में। इसको हमने ऑब्वियसली फार्मर्स की कंडीशन को करने के लिए किया था कि उनको लो प्राइस मिलते थे अपनी जितनी वो कम्युनिटी बनाती है उससे ज़्यादा, राइट। तो हमने एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया था कि इससे ज़्यादा, इससे जो कम है उनकी जो प्रोड्यूस है वो मार्केट में सेल नहीं होगी। हमारा ये मोटिव था। सेल ऑफ कम्युनिटी इन द मार्केट, ऑब्वियसली जो ये हमारा फ्लोर प्राइस होता है ये अबव होता है विद द इक्विलिब्रियम प्राइस। जो हमारा करंट प्राइस होता है उससे हम इसको ऊपर मानते हैं, तभी ये बाइंडिंग बनता है। तो इसको हमने ऊपर इस्टेब्लिश कर दिया, पहले था हमारा ये और ये था ये, बट इसमें हमने एक प्राइस फ्लोर लगा दी ऊपर। ये हमेशा ऊपर इस्टेब्लिश होता है जर्नली अगर हम देखें तो। ये हमने किया था उनकी इनकम्स को स्टेबलाइज करने के लिए। फार्मर प्लेसेस ओपन सप्लीमेंटेड विद द सपोर्ट प्राइस। इट इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट विल ट्राई टू सरप्लस स्टॉक ऑफ द फार्मर्स इन केस दे फेल टू सेल इट। ओके, तो इसमें इसका इनके अकॉर्डिंग ये मोटिव था कि जब हमारा बफर स्टॉक आ जाएगा उससे क्या होगा कि अगर फार्मर्स उसको ख़रीद नहीं पा रहे, वो उनको बेच नहीं पा रहे, जो हमारे मार्केट में उनकी प्रोड्यूस हुई है वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। इसका ये मतलब था कि जब उनकी फिर डिमांड होगी तो उनको हम फिर बेच देंगे, राइट। बाय बाइंग द सरप्लस स्टॉक, जो उनका सरप्लस होगा वो उसको गवर्नमेंट खरीद लेगी अगर से कोई भी खरीद नहीं रहा है, और उनको अपने उनको इनकम मिल जाएगी। द गवर्नमेंट ट्रेड ऑन द फर्स्ट बफर स्टॉक, इट इज़ ट्रू लो प्राइस, इट इज़ टू बफर स्टॉक दैट द पॉलिसी ऑफ प्राइस विल बिकम सक्सेसफुल। ओके, बट जो गवर्नमेंट ने इसमें ख़रीदा वो बहुत ज़्यादा लो प्राइस में ख़रीदा, हमने ये ऑब्जर्व किया। बहुत लो प्राइस में गवर्नमेंट ने ख़रीदा उसको जो हमारा बफर स्टॉक कलेक्ट हुआ था। तो हमारी जो पॉलिसी इस्टेब्लिश होना चाहती थी कि हम फार्मर्स को एक इनकम प्रोवाइड करें सही से, उनका सही से सारा का सारा जो उनको इनकम डिज़र्व करते हैं उतनी प्रोवाइड करें, बट वो नहीं हो पाई क्योंकि जो फार्मर्स हैं उन्होंने लो प्राइस पे ही ख़रीदना, जो गवर्नमेंट है उन्होंने पहले ही लो प्राइस में ख़रीदा इसको, राइट। तो हमारा जो मेन मोटिव था फुलफिल नहीं हो पाया, तो ये बिल्कुल सही नहीं रही वाली पॉलिसी, राइट। अब हमारे बड़े क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए, हम छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। First question is, define equilibrium price. It will be a price refers to that price in which market demand for a commodity is equal to market supply. तो equilibrium price जहाँ पे तब establish होता है जब हमारा सप्लाई था मार्केट का और ये जो हमारा डिमांड था, ये हमारा जहाँ पे टच हो जाता है इसको हम कहते हैं equilibrium price, राइट। जो ये हमारा इस प्राइस आता है ये वाला, इससे हम कहेंगे equilibrium price। जब हमारी सप्लाई इक्वल है एज कम्पेयर टू डिमांड, ये सप्लाई और डिमांड जहाँ पे इक्वल है इसको हम कहेंगे equilibrium price। यहाँ पे जो आता है हमारा प्राइस एंड दैट इज़ आर क्वांटिटी, तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस। व्हाट डू मीन बाय मार्केट इक्विलिब्रियम? मार्केट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहाँ पे हमारा मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। अगर किसी चीज़ की डिमांड भी उतनी है और जितनी उसकी डिमांड है उतनी उसकी सप्लाई भी हो रही है, राइट। जितना लोग उनकी डिमांड कर रहे हैं उतनी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास सप्लाई भी है, बिल्कुल बराबर है। अगर डिमांड 100 है तो वो भी 100 है, तो हमारे मार्केट इक्विलिब्रियम में हम कहेंगे उसको,
राइट। तो मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब यही है कि हमारी जो सप्लाई है एंड दैट इज़ आर डिमांड, ये जब इक्वल हो जाती है इसको हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। हमारी डिमांड इक्वल है एज कम्पेयर टू सप्लाई, राइट। What do you mean by excess demand for a product? Excess demand refers to situation in which market demand is more than market supply. हमारी डिमांड ज़्यादा एज कम्पेयर टू सप्लाई। पहले हमारा ये था सप्लाई एंड दैट वाज अ डिमांड, बट हमारी डिमांड एक्सेस में चली गई तो ऑब्वियसली हमारा डायग्राम इधर शिफ्ट हो जाएगा। हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है बट उतना तो डिमांड बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली प्राइजेस बढ़ जाएंगे। जो लोग हैं उसकी प्राइजेस बढ़ा देंगे, जो प्रोड्यूसर सेल करना चाहते हैं, क्योंकि लोग खरीदना चाहते हैं उनको, तो प्राइजेस बढ़ जाएंगे बट उसकी क्या हो जाएगी, सप्लाई भी बढ़ जाएगी। बट इसका यही मतलब है एक्सेस डिमांड का कि मार्केट डिमांड ज़्यादा है, यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, राइट। व्हाट डू मीन बाय एक्सेस सप्लाई? पहले क्वेश्चन में था एक्सेस डिमांड, इसमें है हमारा एक्सेस सप्लाई। अब एक्सेस सप्लाई का मतलब हमारी मार्केट सप्लाई ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मार्केट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस। इस शब्द को आपको बिल्कुल, इस लाइन को तो आप रट लो। आपको सिर्फ और सिर्फ ये मतलब नहीं लिखना है कि जब हमारी मार्केट डिमांड इक्वल है एज कम्पेयर टू मार्केट सप्लाई, हमें ये वाला भी लिखना है एट अ गिवन प्राइस। अगर गिवन प्राइस में नहीं होगा तो आपके मार्क्स बिल्कुल डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये वाली नेसेसरी कंडीशन है हमारी इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करने की। तो ये होगी हमारी सप्लाई एंड दैट इज़ आर डिमांड। बट हमने पूछा एक्सेस सप्लाई, तो ऑब्वियसली एक्सेस सप्लाई हो जाएगी इधर। ये पहले थे प्राइस एंड दैट वाज आर क्वांटिटी। सप्लाई ज़्यादा हो गई तो ऑब्वियसली हो गए ये वाले प्राइजेस कम हो गए और क्वांटिटी हमारी बढ़ गई, राइट। प्राइजेस बढ़ गए और क्वांटिटी हो गई हमारी बढ़ गई। तो यही इसका, प्राइजेस कम हो गए क्वांटिटी बढ़ गई। तो एक्सेस सप्लाई का मतलब यही है कि सप्लाई ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिमांड। इसमें हमारी सप्लाई ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिमांड, राइट। हाउ मच प्राइस बी फीडेड बाय इंक्रीज इन डिमांड? वर्जन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, इक्विलिब्रियम प्राइस मस्ट राइज। हमारा क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि हमारा प्राइस कैसे अफेक्ट होता है इंक्रीज इन डिमांड की वजह से। अगर हमारा पहले था डिमांड, ये सप्लाई होता है, ये होता है डिमांड, हमारी इंक्रीज होगी डिमांड। पहले थी हमारी प्राइस और क्वांटिटी ये, बट हमारी एकदम से वो बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ने के कारण क्या हुआ, प्राइस ऑब्वियसली अपवर्ड शिफ्ट हो गया और क्वांटिटी हो गई कम। तो ये हमारा होता है कि जब हमारे प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली उसकी प्राइजेस, डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइजेस बढ़ जाएंगे। हाउ इज प्राइस अफेक्टेड बाय डिक्रीज इन डिमांड? अगर डिक्रीज हो जाएगी डिमांड तो ये थे हमारे सप्लाई एंड दैट वाज आर डिमांड, और डिक्रीज हो गई हमारी डिमांड, ये थे हमारे प्राइजेस एंड दैट वाज आर क्वांटिटी। हमारी एकदम से डिमांड बढ़ गई तो ऑब्वियसली वो कम हो गई तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये प्राइजेस हो गए और ये हो गई हमारी क्वांटिटी। तो हमारी जो प्राइजेस थे उसका क्या हुआ, प्राइसेस भी डिक्रीज हो गए। अब देखो कि पहले पी थे बट फिर हो गए P2, तो ऑब्वियसली प्राइजेस हो गए कम, जो हमारी डिक्रीज होती है डिमांड। बट इसमें अदर थिंग्स कांस्टेंट है, अदर थिंग्स में कोई चेंज नहीं आया है। तो इसका ये मीनिंग है। हाउ इज प्राइस अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन सप्लाई? इसमें पूछा है कि हमारी सप्लाई अगर बढ़ गई, ये है हमारी सप्लाई दैट इज़ अ डिमांड, सप्लाई बढ़ गई तो इसमें आ जाएगा राइटवर्ड शिफ्ट डायग्राम में। ये पहले था प्राइस एंड दैट वॉज आर क्वान्टिटी, बट सप्लाई बढ़ गई, तो सप्लाई बढ़ गई किसी भी चीज़ की तो ऑब्वियसली उसके प्राइजेस हो जाएंगे कम और क्वांटिटी बढ़ जाएगी ज़्यादा। सो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी मार्केट में बट सप्लाई ज़्यादा है तो उसके प्राइजेस हो जाएंगे कम। तो इसमें यही बोला है कि सप्लाई इज इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीजेस, इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा डिक्रीज बट अदर थिंग्स। तो ऑब्वियसली आपको ये वाला लाइन तो लिखनी है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। हाउ इज प्राइस अफेक्टेड बाई डिक्रीज इन सप्लाई? अगर हमने डिक्रीज कर दी है सप्लाई, ये था हमारा सप्लाई एंड दैट वाज आवर, ये था हमारा सप्लाई दैट इज़ आवर डिमांड। हमारी हो गई है सप्लाई कम, सप्लाई हो गई है कम तो इधर हो जाएगा हमारा डायग्राम शिफ्ट। ये थी हमारे पहले प्राइस एंड दैट वाज आवर क्वांटिटी, प्राइजेस हो गई है इधर शिफ्ट, सप्लाई हो गया शिफ्ट, तो ये हो गए हमारे सप्लाई अगर हमारी कम हो गई है तो प्राइजेस हो जाएंगे हमारे बढ़ जाएंगे, देखोगे आप डायग्राम के साथ ही, और क्वांटिटी भी हो जाएगी कम। तो ये हो गया हमारा, जब हमारे सप्लाई डिक्रीज होंगे, सप्लाई अगर डिक्रीज होगी तो उसके प्राइजेस हो जाएंगे बढ़ जाएंगे बट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। हाउ मच प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय इंक्रीज व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीजेज मोर देन सप्लाई? अगर हमारी डिमांड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डिमांड, मतलब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन चल रही है, पहले था सब डिमांड सप्लाई ये एंड दैट वाज आवर डिमांड, हमारी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सप्लाई, डिमांड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा हमारा डायग्राम। ये था हमारा प्राइजेस एंड दैट वाज आर क्वांटिटी। हमारी डिमांड बढ़ गया एज कम्पेयर टू सप्लाई,
डिमांड बढ़ गया, तो डिमांड बढ़ गया तो ये जो था हमारे, अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली उसके प्राइजेस भी हमारे बढ़ जाएंगे, तो प्राइजेस बढ़ जाएंगे और अदर थिंग्स हमारी है कांस्टेंट। तो इसमें यही बताया कि हमारी जब डिमांड बढ़ जाती है किसी प्रोडक्ट की तो हमारे प्राइजेस बढ़ जाएंगे, प्राइजेस राइज अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, राइट। हमने इसमें यही चीज़ बताई है। हाउ इज प्राइस ऑफ अ कम्युनिटी अफेक्ट व्हेन डिमांड इंक्रीजेस लेस देन सप्लाई। हमारी डिमांड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई। जब हमारी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो हमारी सप्लाई थी और डिमांड थी, डिमांड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई, डिमांड ज़्यादा है तो पहले थे हमारे प्राइजेस ये, तो डिमांड बढ़ गई तो ऑब्वियसली उसके प्राइजेस बढ़ जाएंगे, तो प्राइजेस इसमें यही बोला है कि प्राइस राइज हो जाएंगे, अदर थिंग्स हमारी कांस्टेंट है तो, राइट। व्हाट विल द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी राइज इन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। Next question is, what will the effect on equilibrium price and quantity of earning increase in equal proportion of demand and supply of a commodity। अगर जो डिमांड एंड सप्लाई है वो इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ गई है, ये थी हमारी सप्लाई एंड दैट वाज आर डिमांड, अगर हमारी इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ गई है, इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट डिमांड एंड सप्लाई विल इंक्रीज इन अदर इक्वल प्रोपोर्शन, सप्लाई भी इधर इधर बढ़ गई है इक्वल प्रोपोर्शन से एंड डिमांड भी इक्वल प्रोपोर्शन से बढ़ गई है, तो हमारी जो देखो सप्लाई भी इक्वल प्रोपोर्शन से बढ़ गई है। पहले थे हमारे जो प्राइस था वो था ये एंड दैट वाज आर क्वांटिटी, तो अगर हमारी प्राइस इक्वल प्रोपोर्शन से बढ़ गई है, सप्लाई भी बढ़ गई है, तो हमारे प्राइजेस भी इंक्रीज हो जाएंगे एंड क्वांटिटी विल इंक्रीज। तो इसमें यही बोला है कि जब हमारे सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल प्रोपोर्शन से बढ़ते हैं तो सब प्राइजेस भी इंक्रीज हो जाते हैं एंड क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है। डिफाइंड प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग रेफर्स टू द मैक्सिमम प्राइस फॉर अ कमोडिटी एज द सेलर्स कैन चार्ज ऑन द बायर्स। तो मैक्सिमम प्राइस सीलिंग का मतलब यही है कि जो मैक्सिमम, अब सीलिंग फैन क्या होता है, हमारे घर में सीलिंग फैन होता है ऊपर हमारे घर के, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि प्राइस सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम। प्राइस सीलिंग का मतलब जितना मैक्सिमम चार्ज कर सकता है कंज्यूमर, एक जो सेलर चार्ज कर सकता है अपने बायर से, तो इसको हम कहते हैं प्राइस सीलिंग। मैक्सिमम प्राइस एक कमोडिटी के लिए अगर जो सेलर चार्ज कर सकता है अपने बायर से, दैट इज प्राइस सीलिंग। व्हाट डू मीन बाय प्राइस फ्लोर? इट रेफर्स टू द मिनिमम प्राइस। प्राइस फ्लोर, फ्लोर किधर होता है? नीचे हमारे घर के, तो फ्लोर का मतलब होता है मिनिमम। फ्लोर्स प्राइस फ्लोर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर अ कमोडिटी इन द मार्केट इज डन विद द व्यू टू स्टेबलाइज इनकम ऑफ द फार्मर्स। जो हमारे फार्मर्स की इनकम को स्टेबलाइज करने के लिए एक मिनिमम प्राइस सेट कर दिया कि इससे ऊपर हमारा जो सेलर्स हैं वो नहीं चार्ज कर सकते बायर्स से, राइट। तो ये हमारी एक मिनिमम एक वो हो गई। तो प्राइस फ्लोर का मतलब ये है कि एक मिनिमम लिमिट सेट कर दी कि इससे ऊपर, इससे कम तो जो अपना प्रोड्यूस फार्मर्स बेच ही नहीं सकते हैं मार्केट में कमोडिटी का पर्टिकुलर। तो ऑब्वियसली इनका जो मेन मोटिव था ये था कि हमारी इनकम जो है फार्मर्स की वो स्टेबलाइज हो सके। डिफाइंड सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ ऑफरिंग मिनिमम प्राइस टू द फार्मर्स और परचेज ऑफ आउटपुट बाय द गवर्नमेंट। तो सपोर्ट प्राइस पॉलिसी का मतलब है कि एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया फार्मर्स के लिए कि इससे कम तो हम अपने आउटपुट को बेच नहीं सकते, तो ये सबसे कम से कम प्राइस है। अगर किसी चीज़ का हम कम से कम प्राइस सेट कर रहे हैं कि हम अगर पहले 80 का बेच रहे थे बट गवर्नमेंट ने लगा दिया कि नहीं 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 हम 100 का बेचेंगे सारे के सारे, वो तो ऑब्वियसली उनकी इनकम को, जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए दिया है, उनकी इनकम को और स्टेबल करने के लिए किया है, तो उनको जो एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। तो ये हो गया इसका मतलब, इसका मीनिंग। तो इट रेफर्स टू द ऑफरिंग मिनिमम प्राइस टू द फार्मर्स। एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया फार्मर्स की कि उनके परचेज जो हैं, जो भी वो परचेज कर ऑफ द आउटपुट बाय द गवर्नमेंट, जितना वो परचेज करेगी गवर्नमेंट इससे कम प्राइस में तो नहीं करेगी, तो उनका एक आउटपुट सेट हो गया, उनको एक फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए किया था, राइट। व्हाट इज़ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन? गिव मी द पिक्चर ऑफ मार्केट डिमांड इन द मार्केट। ओके, इसमें बताना है ट्रू और फॉल्स कि परफेक्ट कंपटीशन हमें पिक्चर दिखाती है एक मार्केट डिमांड की। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब जो सारे के सारे बायर्स हैं एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं और इसमें हम डिमांड एंड सप्लाई के इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करते हैं। ये था हमारा सप्लाई एंड दैट वाज आवर डिमांड। तो ये जो हमारे इक्वल इस्टेब्लिश होते हैं इससे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये होता है हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो ये हमारी एग्जैक्ट पिक्चर दिखाता है हमें मार्केट की, तो ऑब्वियसली ये ट्रू है, ये तो हमें सही बताता है मार्केट के बारे में, ये तो ये ट्रू है। परफेक्ट कंपटीशन, equilibrium price is automated at the point of intersection of market demand and market supply, and individual firm cannot change it। तो ऑब्वियसली जो हमारा सप्लाई और डिमांड है वो हमें पिक्चर दिखाता है मार्केट की। जो हमारा सप्लाई और डिमांड जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं हमें पता चलता है कि वहाँ पे हमारा प्राइसेस इतना है और वहाँ पे हमारी क्वांटिटी इतनी है, तो ये हमें ट्रू पिक्चर दिखाता है मार्केट की, ये बिल्कुल सही चीज़ है। तो ये हमारा
ट्रू पिक्चर दिखाता है हमें मार्केट की, कितनी हमारी मार्केट डिमांड कर रही है एक इंडिविजुअल फर्म की, और जो पर्टिकुलर फर्म है वो चेंज नहीं कर सकती, वही एक सिनेरियो होता है उसका, राइट। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड प्राइजेस मस्ट राइज। ओके, हमने बताना है कि एक्सेस डिमांड, हमने सारी से पीछे सिचुएशंस कवर करी थी कि एक्सेस डिमांड के केसेस में क्या होता है और एक्सेस सप्लाई के केस में क्या होता है। ये है हमारी सप्लाई एंड दैट इज़ आर डिमांड। अब एक्सेस सप्लाई हो गया, एक्सेस सप्लाई हो गया तो ऑब्वियसली सप्लाई का इधर शिफ्ट हो जाएगा। पहले था हमारा प्राइस एंड क्वांटिटी ये, बट सप्लाई बढ़ गया एकदम से, तो सप्लाई बढ़ गया एकदम से तो हमारे प्राइजेस क्या हो जाएंगे, आपने सप्लाई इंक्रीज़ कर दिया। एक सेकेंड, ये था हमारा पहले सप्लाई एंड दैट वाज आर डिमांड, बट सप्लाई इंक्रीज़ हो गया, सप्लाई इंक्रीज़ हो गया तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा डायग्राम। पहले था हमारा प्राइजेस ये, फिर हो गए हमारे प्राइजेस कम, पहले थे प्राइजेस ये, फिर हो गए हमारे P1। तो प्राइजेस अगर हमारी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी, एक्सेस, इसमें बोला है हमने एक्सेस डिमांड, ओके आई थॉट इट वाज एक्सेस सप्लाई, बट अगर हमारी एक्सेस डिमांड हो गई है तो ऑब्वियसली प्राइजेस बढ़ेंगे ही। इसको मैं डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पहले था हमारा सप्लाई एंड दैट वाज आवर डिमांड, बट डिमांड बढ़ गई तो डिमांड इधर शिफ्ट हो जाएगी। आप देखोगे कि प्राइजेस पहले थे ये P और फिर हो गए हमारे P1, तो ऑब्वियसली प्राइजेस तो बड़े बड़े और क्वांटिटी भी बढ़ी है, क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ी है। दो एक्सेस डिमांड जनरेट्स बेस्ट ऑफ डिमांड एग्जिस्टिंग सप्लाई एज एन इमीडिएट इम्पैक्ट प्राइजेस मस्ट राइज। तो ऑब्वियसली जो हमारी एक्सेस डिमांड होगी, पहले जो डिमांड थी मैगी की वो सिर्फ और सिर्फ 80 थी, बट एकदम से उसकी डिमांड होगी 200। अब 200 डिमांड होगी, फार्मर्स को तो बल्ले बल्ले होगी, जो उसकी जो फार्मर्स कह रही हूँ मैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी तो बल्ले बल्ले होगी। प्रोड्यूसर्स को तो उन्होंने कहा कि इतने सारे मेरे पास ग्राहक आ रहे हैं सामान खरीदने के लिए, उनके पास सामान खरीदने के लिए इतने ज़्यादा ग्राहक आ रहे हैं, तो उन्होंने ऑब्वियसली उनके प्राइजेस बढ़ाएंगे अपने उनको इंक्रीज़ करने के लिए प्राइजेस को, अपनी जो प्रोड्यूस पैसा कमाने के लिए ऑब्वियसली उनके प्राइजेस बढ़ा देंगे, बट उसकी डिमांड इतनी है तो लोग खरीद भी लेंगे, तो ऑब्वियसली उनके प्राइजेस बढ़ जाएंगे। इसको मैंने डायग्राम की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर दिया आपको। इट लीड्स टू एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, तुम्हारी जो सप्लाई है वो एक्सटेंड हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी हमारी डिमांड। वी मस्ट रीच द मार्केट वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, बट हमारा जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा वो उस पॉइंट पे होगा जब हमारी मार्केट और प्राइस और मार्केट डिमांड इस पॉइंट पे इक्वल है, तो वहीं पे हमारा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है, राइट। तो हमारा हो गया क्वेश्चन कवर। When there is excess demand, excess supply in the market, everybody is equally satisfied। तो इसमें क्या है कि हमारी अगर एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड चल रही है, ये था हमारा सप्लाई कर्व एंड दैट वाज आवर डिमांड कर्व, बट हमारी सप्लाई और डिमांड इक्वल एक्सेस होगी, तो सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, तो इससे हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, सारे के सारे जो लोग हैं वो मार्केट में इक्वली सेटिस्फाइड हो जाएंगे। Demand is excess supply. Market is cleared, but it does not mean everybody is equally satisfied at a given market price. Some people may not be able to buy the product and not be satisfied. तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक्सेस डिमांड हो गई और एक्सेस सप्लाई होगी तो सारे के सारे लोग खरीद लेंगे। हो सकता है कि इतनी ज़्यादा डिमांड में उसके प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि लोग खरीद ही ना पाएँ, तो हमारे ऐसा नहीं कह सकते कि सारे के सारे सेटिस्फाइड हो जाएंगे। कुछ लोग रहेंगे कि वो उस पर खरीद ही ना पाएँ उस सामान पे वो प्राइस। तो हमारी जो उसको हम कहेंगे कि हमारी ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे लोग वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो ये हम ऐसे नहीं कह सकते, तो ये फॉल्स है सिचुएशन। इन सिचुएशन ऑफ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टेंड्स टू रिमेन कांस्टेंट नो मैटर डिमांड इंक्रीज और डिक्रीजेस। ओके, अगर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मतलब हमारी प्राइजेस में कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस विल रिमेन अनचेंज्ड। अगर प्राइस अनचेंज रहेगा तो ऑब्वियसली वो ऐसे रहेगा, यहाँ पे हम प्राइस दिखाते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं हम सप्लाई, तो प्राइस हमारा रहेगा अनचेंज जितनी मर्जी हमारी सप्लाई हो जाए। तो अगर हमारी प्राइस इलास्टिक सप्लाई है तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टेंड्स टू रिमेन कांस्टेंट नो मैटर व्हाट द डिमांड इंक्रीज और डिक्रीजेस। डिमांड बढ़ती रहे, प्राइस इस पे सप्लाई पे कोई असर नहीं आएगा। तो हमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स। Those price will remain unchanged and perfectly elastic demand curve made an increase in supply demand curve. Demand decreases because supply responds proportional to increase in decrease in demand. तो अगर हमारी उस पर कोई चेंज नहीं आ रहा, सप्लाई हमारी बढ़ी जा रही है, बट सप्लाई हमारी क्या है कांस्टेंट है, बट जो चेंजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं डिमांड में, तो डिमांड इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। अगर हमारी सप्लाई में चेंजेस ही नहीं आ रहे कुछ ना कुछ,
तो ऑब्वियसली डिमांड वो कैसे अफेक्ट करेगी, क्योंकि डिमांड सप्लाई प्रोपोर्शनली चल रही है। अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, बट सप्लाई तो हमने कह दी कि कांस्टेंट है, तो इस पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो द प्राइस विल रिमेन अनचेंज, प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसके केसेस पे। एंड परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई मेड अ डिमांड इंक्रीजेस, सप्लाई डिमांड कर्व डिक्रीजेस बिकॉज सप्लाई रिस्पॉन्स प्रोपोर्शनेटली। जो सप्लाई रिस्पॉन्ड करती है वो इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड पे करती है, बट हमने सप्लाई कह दी कि वो कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा, उस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये होगी हमारी सिचुएशन फॉल्स। इक्विलिब्रियम प्राइस मे नॉट चेंज इवन व्हेन द मार्केट डिमांड हैपन्स टू चेंज। अगर हमारी मार्केट की डिमांड बढ़ रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस मे नॉट चेंज, इक्विलिब्रियम प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अगर हमारी मार्केट की डिमांड चेंज हो जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी प्राइसेस में कोई चेंज ना आए। तो ऐसा होता है कि ऐसा होता है ऐसा, बिकॉज मार्केट सप्लाई में चेंज प्रोपोर्शनली टू मार्केट डिमांड, क्योंकि मार्केट सप्लाई हो सकता है कि तब चेंज हो जाए जब हमारी मार्केट की डिमांड चेंज हो जाए। तो इसमें यही कहा है कि जब हमारे प्राइजेस में कोई चेंज नहीं आया, मतलब कांस्टेंट है, इवन व्हेन तभी भी आ सकता है जब हमारी मार्केट डिमांड चेंज हो जाए। अगर हमारी मार्केट की डिमांड बढ़ेगी तब हमारी प्राइस हो सकता है कि ना बढ़े, क्योंकि हम ऐसे बोलते हैं कि जब हमारी डिमांड इंक्रीज़ होगी तो हमारे प्राइजेस कम हो जाएंगे, और डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी तो प्राइजेस बढ़ जाएंगे। बट इसमें कहा है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि जब हमारी मार्केट डिमांड कम या बढ़ती है तो हमारी प्राइजेस में कोई चेंज नहीं आ रहे। तो तब आता है जब हमारा मार्केट सप्लाई बढ़ जाती है। अगर मार्केट सप्लाई हमारी बढ़ेगी तो उसमें हमारा उसके अकॉर्डिंग हमारा मार्केट डिमांड में चेंज आ जाएगा। अगर हमारी सप्लाई बढ़ती है, ये सप्लाई हमारी सप्लाई बढ़ेगी तो ऑब्वियसली अगर ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी तो प्राइजेस कम हो जाएंगी, और सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइजेस कम हो जाएंगे। तो ये हमारी सिचुएशन ट्रू है। प्राइजेस रिमेन कांस्टेंट इवन व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई फॉर अ कर्व टेंड्स टू चेंज। अगर हमारी प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगे, जब हमारी सप्लाई और डिमांड दोनों चेंज हो रही है, अगर हमारी प्राइसेस थे और सप्लाई ये थी एंड दैट वाज आवर डिमांड। अगर हमारी प्राइसेस और सप्लाई प्राइसेस हमारी बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, जब हमारी डिमांड एंड सप्लाई चेंज हो रही है, तो डिमांड एंड सप्लाई बढ़ रही है, तो डिमांड सप्लाई में चेंज हो रहा है, मतलब आप मान लो इंक्रीज़ आया, तो इसमें क्या है कि प्राइसेस तो हमारे कांस्टेंट रहेंगे। तो ऑब्वियसली अगर हमारी सप्लाई भी उतनी बढ़ रही है और डिमांड भी उतनी बढ़ रही है, तो प्राइसेस सप्लाई उतनी कम हो रही है, और प्राइसेस सप्लाई भी उतनी कम हो रही है और डिमांड भी उतनी कम हो रही है, तो ऑब्वियसली चेंजेस आएंगे। क्यों? जितनी पहले 10 डिमांड थी और ट्रेंड सप्लाई थी, फिर हमारी सप्लाई भी 10 से बढ़ गई मतलब 20 हो गई, और डिमांड भी 10 से बढ़ गई मतलब 20 हो गई। तो ऑब्वियसली उसका कोई चेंजेस नहीं आएंगे हमारी प्राइस पे। जितने प्राइसेस पहले थे उतनी उस पर उतना ही हमारा इफेक्ट आएगा। तो इट इज़ ट्रू। इक्विलिब्रियम प्राइस मे नॉट फॉल इवन व्हेन द माउंटेन्स और राइज। इक्विलिब्रियम प्राइस मे फॉल, अगर हमारी मार्केट की इक्विलिब्रियम प्राइस होता है फॉल हो जाए हमारी, जब हमारी मार्केट द माउंटेन्स और राइज, हमारी प्राइसेस फॉल कर सकती है इवन व्हेन मार्केट राइज कर रही है, मतलब हमारे मार्केट सप्लाई राइज कर रही है, तब हमारे प्राइसेस फॉल कर सकते हैं। ये तब हो सकता है जब हमारी सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से। अगर हमारी सप्लाई ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू डिमांड, सप्लाई ज़्यादा होगी तब हमारे प्राइसेस क्या हो जाएंगे, फॉल। आप देखोगे कि प्राइसेस हो जाएंगे फॉल। तो ये सिचुएशन तब पॉसिबल है जब हमारी मार्केट सप्लाई ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिमांड। In a situation when productivity increases owing to improvement in technology, group and tries tends to fall. तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है ओइंग टू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। अगर हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो हमारी क्या हो रही है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तब हमारा क्या होगा, प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। हम बताने की स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली किसी चीज़ की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उसकी हो जाएगी सप्लाई इंक्रीज, सप्लाई डिमांड, सप्लाई हो जाएगी इंक्रीज, तो सप्लाई हो जाएगी राइटवर्ड शिफ्ट। तो राइटवर्ड शिफ्ट की वजह से क्या होगा, हमारी सप्लाई बढ़ जाएगी, राइट। तो सप्लाई थी हमारी पहले, ये मैं फिर से बनाती हूँ, ये हो जाएगा हमारा डिमांड कर्व एंड दैट इज़ आर सप्लाई कर्व। तो सप्लाई बढ़ गई हमारी, ये वाली सप्लाई बढ़ गई तो ऑब्वियसली हमारे प्राइजेस हो जाएंगे कम पहले से, राइट। तो पहले थे ये, फिर हो गए ये, तो प्राइजेस हो गए कम, तो प्राइजेस हो गए कम। तो इसमें यही बताया कि अगर हमारी इंप्रूवमेंट होगी टेक्नोलॉजी में, तो टेक्नोलॉजी के इंप्रूवमेंट की वजह से हमारी सप्लाई बढ़ जाएगी, और सप्लाई बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली हमारे प्राइजेस कम हो जाएंगे। सिचुएशन ऑफ वॉर व्हेन पीपल आर फियरिंग शॉर्टेज ऑफ राइस, इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस टेंड्स टू चेंज। तो हमारी जो अगर वॉर की सिचुएशन होगी तो हमारा क्या
अफेक्ट होगा। पीपल जो हैं उनके पास पैसा नहीं होगा, तो पैसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो राइस वगैरह नहीं खरीदेंगे, तो उसके प्राइजेस बढ़ जाएंगे। तो ऑब्वियसली अगर उसकी इसमें क्या का है, अगर वॉर की सिचुएशन आ गई तो हमारे पास पैसे नहीं है लेने के लिए, तो जो जितना थोड़ा बहुत शॉपकीपर्स के पास राइस बचा था वो तो कहेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइजेस पे बेचेंगे उसे। तो इसका मतलब हमारी जो शॉर्टेज हो गई डिमांड की, जो हमारी कमोडिटी है उसकी शॉर्टेज होगी राइस की, तो उसके ऑब्वियसली प्राइजेस बढ़ जाएंगे, राइट। तो इस तो बिल्कुल कॉमन है। सिचुएशन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ प्राइजेस विल बिकम एक्सपेंसिव, इट विल बी अ प्राइस ऑफ कमोडिटी टेंड्स टू राइस। अगर हमारी इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट की सिचुएशन बढ़ रही है, बिकम एक्सपेंसिव, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टेंड्स टू राइस। अगर हमारी प्राइजेस की कमोडिटी के, अगर एप्पल है हमारी, उसके प्राइजेस बढ़ गए तो हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी हमारा एक्सपेंसिव हो जाएगा। हमें ये बताना है कि ट्रू है या स्टॉल्स है। तो आंसर इज imports become expensive, the cost of production increases, leads to and supply tends to shift, accordingly give a price of commodity tends to increase। तो अगर हमारी इम्पोर्ट बढ़ गई किसी चीज़ के लिए, अगर इम्पोर्ट बढ़ गई है किसी चीज़ की, तो इसका मतलब क्या है, उसको हमारा यहाँ पे हम लाने की हमारी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, हम किसी चीज़ को यहाँ पे मंगवा ही नहीं पा रहे हैं, राइट। अगर हम उसको इम्पोर्ट करेंगे दूसरे देशों से यहाँ पे, तो हमारी क्या हो जाएगी, उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी प्रोडक्शन की, तो मतलब क्या हो जाएगा, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा। ये था अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व एंड दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। तो सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई इधर हो जाएगा शिफ्ट, तो सप्लाई इधर हो गया शिफ्ट। सप्लाई शिफ्ट होने के कारण हमारा क्या हो जाएगा, हमारी जो प्राइस है कमोडिटी की राइज हो जाएगी, क्योंकि उसको हमें मंगवाने का खर्चा ही बहुत ज़्यादा आ गया है। तो ऑब्वियसली जो वो लोग हैं हमारे प्राइजेस बढ़ा देंगे, तो प्राइजेस इंक्रीज हो जाएगी। In a state of increasingly cost in production, leading to substantial cost production, it will be a price must fall. In case of increasing cost of production, हमारी cost of production ज़्यादा आ रही है कॉटन की, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे प्राइजेस फॉल हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, जब हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट ज़्यादा है तो उसकी हम क्या कर देंगे, सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देंगे। सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व को हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देंगे अपने डायग्राम को। सप्लाई उसकी बनाने का खर्चा ही बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम सप्लाई नहीं करेंगे, उसको हम कम प्रोड्यूस करेंगे, तो सप्लाई कम हो जाएगी उसकी। तो ऑब्वियसली सप्लाई कम होने के कारण पहले अगर प्राइजेस हमारे पी थे तो फिर हो जाएंगे हमारे P1। तो ये सिचुएशन ट्रू है। द पॉपुलेशन इंक्रीजेज, सप्लाई रिमेन्स एंड चेंजेस इन द कंटेंट्स ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। तो जब पॉपुलेशन हमारी सप्लाई को बढ़ाती है, वो तो हमारी जो पॉपुलेशन क्या होती है, सप्लाई को बढ़ाती है, तो रिमेन्स एंड चेंज इन द कंटेंट्स ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। तो हमारे जो कंटेंट्स है मार्केट इक्विलिब्रियम के, तो हमारी कोई इफेक्ट नहीं आता। तो पॉपुलेशन चेंजेस अफेक्ट ओनली व्हेन द मार्केट डिमांड चेंजेस। तो इसमें बता रहा है कि पॉपुलेशन जब सप्लाई को बढ़ा देगी, ऑब्वियसली अगर हमारी सप्लाई ये थी पहले, इससे इससे बढ़ गई और डिमांड तो उतनी की उतनी है, तो जो हमारी सारी सारी चेंजेस हैं वो क्या आएंगे हमारे, अगर सप्लाई बढ़ जाएगी, ये थी हमारी सप्लाई एंड दैट वाज आवर डिमांड। सप्लाई बढ़ गई, एकदम से सप्लाई होगी ये, तो सप्लाई बढ़ गई तो प्राइजेस कम हो जाएंगे। सप्लाई बढ़ जाएगी तो हमारी मार्केट के प्राइजेस, सप्लाई अगर इंक्रीज हो जाएगी तो मार्केट की जो प्राइजेस है वो कम हो जाएंगे। तो जो सारी सारी जो चेंजेस हैं पॉपुलेशन के, वो आते हैं तभी आते हैं जब हमारी मार्केट डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली उसके प्राइजेस बढ़ जाएंगी, और मार्केट डिमांड कम हो जाएगी तो उसकी मार्केट की डिमांड बढ़ गई तो प्राइजेस कम हो जाएंगे, और डिमांड अगर कम होगी तो प्राइजेस बढ़ जाएंगे। तो सारे सारे जो चेंजेस आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई के कारण आते हैं, ना कि डिमांड के कारण आते हैं, ना कि सप्लाई के कारण। तो इट इज़ फॉल्स। इफ़ कंज्यूमर्स टेंड टू बाय मोर कॉस्ट wanted to tax existing price of a commodity, supply curve tends to shift। अगर जो कंज्यूमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट वांटेड की जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स चाहिए एट द एग्जिस्टिंग प्राइस, तो सप्लाई कर्व टेंड्स टू शिफ्ट। तो अगर कंज्यूमर ज़्यादा बाय कर रहे हैं, उनके पास अभी 10 एप्पल्स थे बट वो उस कमोडिटी की ज़्यादा से ज़्यादा और मांगने लग गए, तो ऑब्वियसली सप्लाई में थोड़ा ना शिफ्ट आएगा, वो तो शिफ्ट आएगा उनकी डिमांड में। तो डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, ना कि सप्लाई कर्व। डिमांड कर्व, ये जो डिमांड कर्व है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये शिफ्ट होगा एज़ कम्पेयर टू सप्लाई कर्व। तो डिमांड शिफ्ट होगा, ना कि सप्लाई। दैट इज़ फॉल्स। मार्केट प्राइस ऑलवेज इक्वल ग्रेटर देन अ सपोर्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो जो मार्केट प्राइस है वो बिल्कुल सपोर्ट प्राइस के हमेशा इक्वल ही होता है, तो इस सिचुएशन तो ट्रू है। सिचुएशन ऑफ सपोर्ट प्राइस विच इज़ द मिनिमम प्राइस टू श्योर दैट द प्रोड्यूसर्स मार्केट प्राइस
ought to be equal to details in the support price. तो जो हमारी जो मार्केट प्राइस इस्टेब्लिश किया है गवर्नमेंट ने, वो सिर्फ और सिर्फ तभी किया है जब हमारी उनको जो मार्केट में प्राइस मिलता है उससे ज़्यादा उनको ज़्यादा सपोर्ट दिया है हमारे फार्मर्स को और गरीब लोगों को, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट करने के लिए, तो वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द मार्केट प्राइस. तो ये हमारी तो ट्रू है सिचुएशन. इन सिचुएशन ऑफ कॉन्स्टेंट डिमांड, मार्केट डिमांड डज नॉट चेंज व्हेन यू सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीजेस. डू यू एग्री? अगर हमारी कॉन्स्टेंट डिमांड की सिचुएशन चल रही है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी चेंज नहीं होती है, हमारी सप्लाई इंक्रीज होती है. तो इसको हम करके देख लेते हैं. हमारी इसमें क्या क्या हुआ है कि हमारी मार्केट डिमांड कॉन्स्टेंट है, तो चेंजेस आ रहे हैं किसमें कि सिर्फ और सिर्फ सप्लाई में. सप्लाई बढ़ रही है, अगर सप्लाई बढ़ रही है तो ये हमारे प्राइजेस थे. तो अगर हमारी सप्लाई बढ़ रही है तो सप्लाई बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमारे जो प्राइजेस हैं वो कम हो जाएंगे, तो हमारी प्राइजेस कम हो जाएंगे. तो कांस्टेंट डिमांड है, सप्लाई इंक्रीज कर रही है, हमारी कोई क्वांटिटी में चेंज नहीं आ रहा, तो ये तो सिचुएशन ट्रू है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा. इन अ सिचुएशन ऑफ कांस्टेंट डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, अगर हमारी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड चल रही है तो हमारा सिर्फ और सिर्फ चेंजेस किस में आएंगे? कॉजेज फुल इम्पैक्ट ऑन प्राइस. अगर हमारी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड चल रही है तो हमारी जो डिक्रीज या इंक्रीज आ जाएगा सप्लाई में, कॉजेज फुल इम्पैक्ट ऑन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. अगर हमारी प्राइजेस पे पूरा का पूरा अफेक्ट आएगा. अगर हमारा डिक्रीज होगी सप्लाई या तो हमारी इंक्रीज होगी सप्लाई, तो हमारा पूरा का पूरा अफेक्ट किस पे आएगा? प्राइजेस ऑफ अ कमोडिटी पे आएगा. अगर हमारी प्राइजेस ऑफ अ कमोडिटी, तो उस पर हमारा क्या होगा? क्वांटिटी पे कोई इंक्रीज़ नहीं आएगा, उसकी वजह से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की सप्लाई की वजह से हमारे प्राइजेस पे अफेक्ट आएगा, ना कि क्वांटिटी पे. राइट? तो ये हमारी सिचुएशन आ गई ट्रू. बट ये सिर्फ और सिर्फ तब ट्रू है जब हमारी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड चल रही है. इफ़ यू लॉस्ट सिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स अनचेंज नो मैटर सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज. डू यू एग्री? तो हमारी अगर डिमांड इक्वल है, इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, हमारी डिमांड चल रही है इन्फिनिटी के इक्वल, इक्विलिब्रियम प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो मैटर सप्लाई इंक्रीज हो रही है डिक्रीजेस पे. अगर हमारी सप्लाई ऐसी है और डिमांड ऐसी है, हमारी कोई चेंजेस नहीं आ रहा हमारे इक्विलिब्रियम पे. येस वी एग्री टू दिस. डिमांड इज़ परफेक्टली इलास्टिक. अगर हमारी डिमांड जो है परफेक्टली इलास्टिक चल रही है तो प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं आता. अगर ऐसे हमारी डिमांड चल रही है तो हमारी सप्लाई बढ़ती रहेगी, डिमांड पे कोई चेंज नहीं आएगा. अगर हमारी इंक्रीज़ हो रहा है प्राइजेस तो सारा के सारा प्राइजेस उतने ही रहेंगे, बट सिर्फ और सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड पे चेंज, सप्लाई एंड उस पर चेंजेस आएगा, सप्लाई में, ना कि डिमांड पे. वी एग्री टू दिस. डिमांड इज़ परफेक्टली इलास्टिक. इलास्टिक डिमांड इज प्रीटी इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड. प्राइस में कोई फर्क नहीं आएगा. इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस बिकॉज बीइंग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज प्रोपोर्शनली टू द इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई. तो इसमें हमारा कोई इफेक्ट नहीं आएगा सप्लाई पे. सप्लाई पे इफेक्ट आएगा, प्राइजेस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. तो सिचुएशन ट्रू है. Farmers may suffer loss even when there is good harvest. Supply of market provide to us in the answer to this paradox. तो इसमें क्या कहा है? फार्मर्स लॉस सफ़र कर सकते हैं व्हेन देयर इज गुड हार्वेस्ट. अगर उसका गुड हार्वेस्ट है उसका वीट का, तभी भी जो हमारे फार्मर्स हैं वो लॉस सफ़र कर सकते हैं. Owing to this, people tap of poverty. Farmers are often driven to distress sale of producers. Accordingly, good harvest of supply, excess supply in the market. This causes a price catch the price before such extent that the total revenue of the farmer decreases even when the आउटपुट इज़ मोर देन बिफोर. ये सिचुएशन पॉसिबल है कि जो उनको सप्लाई बहुत ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू डिमांड, बट सप्लाई ज़्यादा के कारण आने के बाद भी जो फार्मर्स हैं उनको लॉसेस सफ़र हो रहे हैं. ये तब पॉसिबल है जब जो फार्मर्स हैं वो आर ड्राइवन टू, उनको अपनी सेल करने की नौबत आ जाती है. अगर वो सेल कर देंगे अपना जो भी प्रोड्यूस उन्होंने बचाया है, तो उसकी जो है एक्सेस सप्लाई आ जाएगी मार्केट में, सब कुछ सेल कर देंगे, सप्लाई आ जाएगी मार्केट में, बट जो प्राइजेज़ हैं वो कम हो जाएंगे. तो प्राइजेज़ कम हो जाएंगे तो उससे रेवेन्यू कम हो जाएगा और उनको जो आउटपुट है वो कम मिलेगा. तो ये सिचुएशन ट्रू है. डू यू एग्री विद द व्यू दैट द मार्केट एब्जॉर्ब्स इम्पैक्ट और इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड ओनली विद द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई? गिव अ रीजन. तो इसमें बताया कि मार्केट तब एब्जॉर्ब करेगी हमारा इंक्रीज और डिक्रीज इन मार्केट जब हमारा प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है, हमारा तब चलेगा. हमारा मार्केट डिमांड और सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम है तब इस्टेब्लिश होगा जब हमारी कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन नहीं चलेगी बट दोनों इक्वल हो जाएंगी. ऐसा क्यों होता है? It is true that market absorbs impact of decrease in demand only to the process of extension and contraction of demand and supply. Reason: when there is increase in demand, demand curve shift to the right. Excess demand emerges in the market price tends to be higher than the equilibrium price. It leads to the extension of supply and contraction of demand.
It is the process of extension, contraction, and the excess demand is limited, and the equilibrium is established in the market. Likewise, when there is decrease in demand, demand curve will shift to the left. Excess supply moves to the price in a war, and it will be a price. It needs to be extension of demand, contraction of supply to the process of extension of demand and supply. In a case supply is न्यू इस्टेब्लिश इन द मार्केट. अगर हमारी सप्लाई ज़्यादा है, इसमें बोला है कि अगर हमारी इक्विलिब्रियम तभी इस्टेब्लिश होगा जब हमारी सप्लाई डिमांड इक्वल है. इसमें बताइए कि अगर हमारी सप्लाई ज़्यादा हो गई, अगर हमारी डिमांड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सप्लाई, तो डिमांड जो है हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा डायग्राम. तो इससे क्या हो जाएगी, हमारे जो प्राइजेज़ हैं ज़्यादा हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू बिफोर, राइट. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विल बी एक्सेस डिमांड. बट हमारी क्या हो जाएगी, तो हमारे प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू बिफोर. बट अगर हमारी एक्सेस सप्लाई होगी, ये सप्लाई है हमारी है डिमांड, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगे. तो जब तक चलता रहेगा प्रोसेस, जब हमारी इक्वल नहीं आ जाते तभी होता है हमारा, उसके बगैर नहीं होता. इफ प्राइस सब्सटीट्यूट ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेज, व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैपन ऑन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स. अगर हमारी प्राइसेस इंक्रीज हो गए सब्सटीट्यूट के, हमारे सब्सटीट्यूट से टी एंड कॉफ़ी, अगर हमारे टी के कॉफ़ी के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, राइट, तो इट शिफ्ट टू द राइट, डिमांड कर्व ऑफ गुड एक्स. तो कॉफ़ी के प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो ऑब्वियसली जो लोग हैं वो टी की डिमांड बढ़ा देंगे, तो उनके जो डिमांड कर्व है उसका जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. ये डिमांड कर्व है राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो उसके जो प्राइसेस और क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएंगे. तो आपका जो चैप्टर था बहुत सिंपल था, पूरा का पूरा मैंने कवर करवा दिया है एक सिंगल लेक्चर में. इसमें मैंने इतने सारे हॉट क्वेश्चन डाले हैं कि बहुत सिंपल था आपका, ये बहुत आसानी से कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर. बहुत सिंपल था ना हमारा चैप्टर. जो ऐसे क्वेश्चंस हैं मैंने वो अच्छी अच्छी बुक से उठाए हैं, तो आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी. इससे आपको थोड़ा सा आपका एनालिटिकल माइंड यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे. बट थोड़ी कुछ भी आपको डाउट आता तो प्लीज़ हमें बताइए, एडुग्रोन को बताइए, तभी हम पूरे के पूरे यहीं बैठे हैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए. और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हम पूरी की पूरी हेल्प करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए. बट अगर फिर भी आपके डाउट सॉल्व नहीं होते तो हमें गूगल मीट की क्लास रख लेंगे जिसमें आपके सारे के सारे डाउट्स क्लैरिफाई हो जाएंगे. ओके, so that was the end of the lecture. Thank you so much for listening to me. Your patience means a lot to us, and thank you so much for watching Edugrown. अगर Edugrown ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी है आपके लेक्चर को बूस्ट करने के लिए, आपकी प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करने के लिए, तो प्लीज़ Edugrown को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा. आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मैटर करता है और आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो. स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो हमारे लिए, और इस नए साल को अपने अच्छे से यूटिलाइज़ करना है. बहुत अच्छी अच्छी बातें सुननी है, पढ़ाई करनी है, बट ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना बॉडी में, योगा एक्सरसाइज सब करना है. और ये साल आपकी लाइफ का बेस्ट ईयर होगा, मैं यही होप करती हूँ. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग टू मी. बाय. कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना, राइट. बाय गाइज, हैव अ ग्रेट डे अहेड. बाय, and have a happy new year and wishing you a great day ahead. Bye.